हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फेलोशिप के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और ये वीडियो जेआरएफ अमाउंट को लेकर ज़्यादा है और जेआरएफ के इंक्रीज़ अमाउंट को लेकर ज़्यादा सवाल थे इससे रिलेटेड। तो जेआरएफ का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है और ये अगले 4 साल तक इतना ही रहेगा और बढ़ने के चांसेस जो भी होंगे तो वो आगे 4 साल बाद बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अमाउंट है वो पहले 31,000 था, अभी 37,000 है। तो ये जेआरएफ का अमाउंट है। इसके साथ जो चीज़ें इंक्लूड हुई हैं वो ये कि पहले अमाउंट जो था एचआरए का वो हम लोगों को 24% मिलता था, यानी 24% ऑफ जेआरएफ अमाउंट, और अब जो है एचआरए भी इंक्रीज़ हो गया है 27%। तो इससे पहले जो खुशखबरी मिली थी वो ये कि 24% से 27% एचआरए हो गया है। अभी जो खुशखबरी मिली है वो ये कि 31,000 से 37,000 फेलोशिप हो चुकी है। ठीक है, तो जब अमाउंट हमारा 24% था तो हमें एचआरए जो मिलता था वो 8,370 के लगभग मिलता था। लेकिन अब जब 27% एचआरए हो चुका है जेआरएफ का तो वो हमें 9,000 के करीब मिलता है। तो इस तरीके से अब जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है। हालांकि कॉन्टीजेंसी वाला जो अमाउंट है वो सेम है, यानी आपको 10,000 पर मंथ पर ईयर मिलता है। तो ये है यूजीसी द्वारा बढ़ाई गई जेआरएफ और एसआरएफ की जो फेलोशिप है वो उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, और एक सवाल किसी लर्नर का था कि ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए है या साइंस वालों के लिए है सिर्फ। तो ये ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी है। पहले डीएसटी के थ्रू जो साइंस वाले स्कॉलर्स हैं उनका अमाउंट बढ़ा था, उसके बाद कुछ मंथ के बाद ये यूजीसी के द्वारा ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो अब जो फेलोशिप बढ़ी हुई मिल रही है वो दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को मिल रही है, दोनों ही स्ट्रीम के स्कॉलर्स ले रहे हैं इस नोटिस का बेनिफिट। ठीक है, तो 37,000 अब आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट अगर जो लैंग्वेज से हैं या आपका सोशल साइंस बैकग्राउंड है तो भी आपको 37,000 जो बढ़ी हुई फेलोशिप है वही मिलेगी। ठीक है, और नीचे जो रिसर्च एसोसिएट का जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो उन लोगों के लिए है जो पीएचडी के साथ साथ किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है उसका टॉपिक पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि अगर उसमें सिमिलरिटीज़ देखी जाती है तो आप एज अ रिसर्च एसोसिएट भी किसी एसोसिएशन के साथ जुड़कर कर सकते हैं और आपको इतना अमाउंट उसमें मिलता है। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि आप जेआरएफ के साथ इस अमाउंट को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ का अमाउंट तो इंक्रीज़ हुआ है, इसके साथ ही एसआरएफ का अमाउंट जो पहले 37 था वो अब 42 हो चुका है। तो इसी तरीके से अब आप लोगों के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप लोग नेट जेआरएफ ज़रूर क्लियर कीजिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप हायर एजुकेशन में इनरोल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जेआरएफ के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। साथ ही एक सवाल और था, बीच में एरियर करके कोई मेल आप लोगों को आ रहा होगा, तो वो एरियर वाला जो मेल था वो स्टूडेंट उससे परेशान हो रहे थे जो इनरोल हो चुके हैं स्टूडेंट हैं। तो ये एरियर वाला जो अमाउंट है ये आप लोगों के लिए नहीं है जो न्यूली इनरोल हुए हैं, ये प्रीवियस वाले स्कॉलर्स के लिए आया है, क्योंकि जब अमाउंट इंक्रीज़ हुआ था तो ये जनवरी 2023 से इंक्रीज़ हुआ है। और तो बाकी एरियर जो हम लोगों ने क्लेम किया था वो 31 के बेसिस पे किया था, अभी जो हम लोगों ने क्लेम करना स्टार्ट किया वो 37 के बेसिस पे किया है। तो वो एरियर अमाउंट प्रीवियस भी हमें मिलेगा, इसके लिए ये बिल था। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए घबराए ना कि आप लोग ने कुछ इसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, तो ये आप लोगों के लिए मेल नहीं था। ठीक है, एक सवाल और था एक लर्नर का कि इग्नू में बढ़ी हुई फेलोशिप मिलती है या नहीं, फेलोशिप मिलती है नहीं। पहले तो यही सवाल है कि जेआरएफ फेलोशिप मिलती है नहीं, तो बिल्कुल मिलती है। इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जैसे जेएनयू है, डीयू है, बीएचयू है, जामिया है, उसी तरीके से इग्नू भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएचडी जो है वो रेगुलर बेसिस पे, और ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसको पीएचडी कोर्स को सीरियसली लीजिए और ये वैलिड कोर्स है, और अगर आप इसमें इनरोल होते हैं तो आपकी पीएचडी भी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो एक डाउट जो इसके रिगार्डिंग था कि फेलोशिप मिलती है नहीं, बिल्कुल मिलती है और मुझे भी मिल रही है, और अगर नहीं मिलती तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती भी। तो बढ़ी हुई भी फेलोशिप मिल रही है, एचआरए भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। और एचआरए जो है वो पहले 8, 16 और 24 के बेसिस पे था, यानी XYZ सिटी में आप लेते हैं तो एक्स सिटी का आपका 24% था, वाई सिटी आपका पहले 16 था, उसके बाद फिर आपका जो जेड सिटी है वो 8% है एचआरए जेआरएफ का। ठीक है, लेकिन अब जो एचआरए का जो फेलोशिप आपको मिलेगा परसेंट है वो 27%, 18% और 9% है। ठीक है, तो x के लिए 27 है, y के लिए 18 है और z के लिए 9% है। तो आप जिस भी रीजन में
एडमिशन ले रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप उस रीज़न को देख लीजिए और उस हिसाब से फिर आपको एचआरए अमाउंट मिलेगा। ठीक है, एचआरए अमाउंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो वो सेविंग के पर्पज़ से, यानी कि आपका जो बाकी चीज़ का जो खर्च है वो निकल जाए, ताकि आप जो जेआरएफ का जो प्रॉपर अमाउंट है वो उसको सेव कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से लोग उसके लिए परेशान होते हैं और चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल पे वो पीएचडी करें जो एक सिटीज़ में अलॉट हो। ठीक है, तो फेलोशिप बढ़ चुकी है और जेआरएफ के साथ साथ एसआरएफ का भी जो अमाउंट है वो भी बढ़ चुका है, तो वो आप लोगों को 2 साल के बाद से 3 साल के लिए मिलता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रखी। साइंस वालों का भी शायद यही है और उनका शायद कंटिजेंसी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उनका लैब का अलग खर्च होता है, तो शायद 20 है या 15 है, इस तरीके से है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है उनका कंटिजेंसी का। हमारा कंटिजेंसी 10,000 है पर ईयर का। एक सवाल फेलोशिप की सेविंग को लेकर है, तो सेविंग अच्छी खासी हो जाती है, वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से और किस चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से वो चीज़ें मैनेज होती। तो सारा अमाउंट आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने सेविंग को भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेविंग वाला जो सवाल एक लर्नर ने पूछा था कि सेविंग हो पाती है या नहीं, तो आप अगर चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे तो सेविंग भी हो जाएगी और आपका जो बेसिक नीड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी है। एक सवाल है हॉस्टल वाले बच्चों के लिए कि अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनको जेआरएफ कितना मिलता है, किस तरीके से होता है ये सब कुछ। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हॉस्टल में रह रहे हैं, इग्नू में खैर हॉस्टल नहीं है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, जैसे DU JNU के हैं, तो उनका हॉस्टल जो रेंट है, मतलब जो कमरा है, उनको अलाउट किया जाता है हॉस्टल वालों की तरफ से। और जो एचआरए अमाउंट मिलता है, तो एचआरए का मेस चार्ज और हॉस्टल चार्ज जो दोनों है वो एचआरए अमाउंट में ही इंक्लूड हो जाता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैसी है ये भी डिपेंड करता है। किसी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की फ़ी बहुत कम है, जैसे JNU में बहुत कम है और इग्नू में ज़्यादा है। तो इस तरीके से है। खैर इग्नू में हॉस्टल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि मेस के लिए आपको अलग से देना होता है। ठीक है, तो एचआरए अमाउंट 9,000 है, 9,000 के लगभग है, तो दिल्ली का। ठीक है, तो आप किस एरिया में वो ले रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। और हॉस्टल चार्जेस कहीं कहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वो आपका एचआरए अमाउंट में ही डिडक्ट हो जाता है और कहीं कहीं मेस के लिए अलग से लिया जाता है। ठीक है, तो किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल प्लस मेस एक साथ हो जाता है और वो एचआरए अमाउंट उनका यूनिवर्सिटी डिडक्ट कर लेती है। किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का जो चार्ज है वो तो एचआरए से डिडक्ट होता ही है, साथ में आपको मेस के लिए अलग से देना होता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें, इससे बेहतर है स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बाहर कमरा लेके पीजी में या फिर फ्लैट लेकर उस तरीके से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को ऑप्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि आप वो चीज़ क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी कोई डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो के लेटेस्ट वीडियो में ही आप कमेंट कीजिए, तभी मैं आप लोगों को आंसर जल्दी कर दूँगी। तो यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से और बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।